We are discussing chapter number 2, microorganisms, friends और foe. पिछले सेशन में हमने पढ़ा था बहुत सारी ऐसी ह्यूमन डिजीजेस के बारे में कि उनको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो स्प्रेड होती हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं. आज उसके आगे हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. स्टूडेंट्स, सिर्फ ह्यूमंस में ही डिजीज़ नहीं फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स में और प्लांट्स में भी डिजीज़ का रीज़न बन सकते हैं. तो ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और किस तरह की बीमारियां फैलाते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, वो आज हम डिस्कस करेंगे. So, disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. स्टूडेंट्स, बैक्टीरियम वर्ड भी बैक्टीरिया के लिए ही यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे एक डिजीज़ का नाम लिया गया है. इट्स नेम इज़ एंथ्रैक्स. तो एंथ्रैक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसानों को भी हो सकती है और जानवरों को भी हो सकती है. फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस. तो जो एंथ्रेक्स की बात की गई थी वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, और जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है वो भी जानवरों में होती है और वो वायरस की वजह से होती है. स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे जिस बीमारी के बारे में हम बार बार सुन रहे हैं जो कोविड-19 है, इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये पहले एनिमल्स में हुई है और उसके बाद वो इंसानों में एंटर हुई है. तो ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में हो सकती हैं. सो नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. हमने अभी तक पढ़ लिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनमें वो डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स. नाउ वी विल सी कि वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स को कैसे इफेक्ट करते हैं. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. आप लोग अगर अपने घर में आपने थोड़ा बहुत कोई पौधा लगाया हो या आपके होम किचन में कुछ सब्जियां अगर आपने उगाई हों या कभी आप खेतों में गए हो तो आप देखते हो कि कई बार जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते खराब होने लगते हैं या उनके फूल खराब हो जाते हैं या उनके फ्रूट्स खराब हो जाते हैं. तो वो खराब होने के पीछे जो रीज़न होता है वो कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो वो उनमें कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगाते हैं जिससे उनके ये सारे पार्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं. सो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स बताई है कि इन सारे जो यहाँ पे प्लांट्स की बात की गई है, इन सारे क्रॉप्स की बात की गई है, इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. अब प्लांट्स को बीमारी होने से क्या प्रॉब्लम होती है? हमने जो फसल लगाई है अगर उसके प्लांट्स को बीमारी लग जाए तो उससे मेजर क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम डिस्कस करने लगे हैं. इट रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप. यील्ड का क्या मतलब होता है? यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस. जो हमने पौधा लगाया है उसकी जो भी प्रोड्यूस है, अगर हमने वीट लगाया है यानी कि गेहूं लगाया है तो उसकी प्रोड्यूस क्या है? जो गेहूं के दाने निकलेंगे वहाँ से. अगर हमने एप्पल का ट्री लगाया है तो उसकी प्रोड्यूस या उसकी यील्ड क्या है? उसकी यील्ड है जो वहाँ से एप्पल के फ्रूट उतरेंगे. तो जो यील्ड है वो इफ़ेक्ट होती है उससे, वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी जो प्रोड्यूस है उस प्लांट की वो कम हो जाती है. देयर आर सम प्लांट डिजीजेज. अगले टेबल में अभी हम देखेंगे वो प्लांट डिजीजेज कौन कौन सी हैं. सो दीज आर सम कॉमन प्लांट डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे बेटे फर्स्ट कॉलम में प्लांट डिजीज बताया हुआ है, फिर उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बताया है और लास्ट में बताया है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो प्लांट डिजीज यहाँ पे बताई है सिट्रस कैंकर, जो कि होती है बैक्टीरिया की वजह से, एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू एयर. वो हवा के थ्रू फैलता है. सिट्रस कैंकर बीमारी के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे जो बैक्टीरिया की वजह से है. सेकेंड इज रस्ट ऑफ व्हीट. ये भी एक प्लांट डिजीज है जो कि फंगाई की वजह से होती है और वो एयर और सीड्स के थ्रू फैलती है. नेक्स्ट इज येलोवीन मोसेक ऑफ भिंडी. तो येलोवीन मोसेक जो है वो भिंडी में होता है और उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अ वायरस एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू इंसेक्ट. तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उस डिजीज को फैलाते हैं.
अब प्लांट्स को इन बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू यूज सर्टेन केमिकल्स विच किल दीज माइक्रोब्स। तो आप लोगों को पता है जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं और ऐसी जो दवाइयाँ हैं स्प्रे की जाती हैं प्लांट्स के ऊपर, उनका पर्पज़ क्या होता है? प्लांट्स को इन बीमारियों से बचाना, और उन केमिकल्स की हेल्प से उन माइक्रोब्स को किल कर दिया जाता है। हालांकि उसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होता है कि ये जो स्प्रेज हम करते हैं फसलों के ऊपर, उनका कुछ हिस्सा जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब भी करते हैं। उसके अलावा उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे वाटर साइकिल में एंटर कर जाता है और उसके बाद हमारी रिवर्स में, लेक्स में भी पहुंचता है। उससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको नुकसान होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। बूझो was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff। तो बूझो को उसके एक फ्रेंड ने किसी पार्टी पे बुलाया, वहां पे जाके उसने काफी तरह का खाना खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। वोमिटिंग यानी कि उल्टी करना। लेकिन जब वो घर पहुंचा पार्टी के बाद तो उसे वोमिट स्टार्ट हो गए, उसे उल्टियां आनी शुरू हो गई और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी ये कंडीशन जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। अब स्टूडेंट, फूड पॉइजनिंग का क्या मतलब होता है? फूड तो खाना है, पॉइजनिंग यानी कि जहर। लेकिन ये असल में फूड पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं है कि खाने में जहर था। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई ऐसा खाना खा लो जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन वाली, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जिसकी वजह से आपका स्टमक अपसेट हो जाए, आपको वोमिट आने लगे या आपका पेट दर्द होने लगे तो उन सिचुएशंस को कहा जाता है फूड पॉइजनिंग, जो कि ज़्यादातर ऐसे खाने की वजह से होती हैं जो खराब हो या उसके अंदर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो पॉइजन का मतलब यहाँ पे जहर नहीं है। पॉइजन का मतलब है एक ऐसी चीज जिसको आपका स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जो आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज कॉज कर रहा है। So food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms। तो जो खाना खराब हो चुका था, पुराना था, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ यूज़ की गई थी जो पुरानी थी। अब मान लो कि उन्होंने उस पार्टी पे पनीर के पकौड़े बनाए हों, लेकिन वो पनीर जो हो वो पुराना हो। खाने में तो वो ठीक ही लगे, लेकिन उसके अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते थे। ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग के केसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर पके हुए खाने में कम रहते हैं। जो कच्चा खाना है, जैसे मान लो कि अगर उसने कुछ सैलेड्स खाए हों वहाँ पे, या उसने कुछ फ्रूट्स खाए हों जो उन्होंने पहले से काट के रखे हों, या फ्रूट से बनी हुई कोई ड्रिंक ली हो जो कि उन्होंने पुराने फ्रूट्स यूज़ कर रखे हों जिसके अंदर, या उन्होंने जो कच्ची सब्जियां हैं उससे कोई ऐसी चीज़ बनाई हो जिससे अच्छी तरह से पकाया नहीं गया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फूड पॉइजनिंग कर सकती हैं। फूड पॉइजनिंग इवन गंदे पानी से भी हो सकती है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने में रहते हैं, जब वो खाने को खराब करते हैं तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मतलब यही होता है कि वो जहरीली चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जहरीली का मतलब वो जहर नहीं है जिसे खाने पे किसी की डेथ हो जाए। जहरीली चीज़ें वो चीज़ें, यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड में ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर देते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। दूज आर कॉल्ड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। अगर वो फूड पॉइजनिंग बहुत सवियर तरह की हो, जनरली थोड़ा बहुत फूड में प्रॉब्लम है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा सवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो फूड पॉइजनिंग बहुत ही सवियर लेवल की, बहुत बड़े लेवल की है, बहुत अलग तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर है, और आप जो जिसको वो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है उसके ऑलरेडी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हैं उस इंसान की, तो जो फूड पॉइजनिंग है वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, उससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाने वाली चीज़ों को स्पॉइल होने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाएं। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने लगे हैं अभी, फूड प्रिजर्वेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैकेज्ड फूड आप लेते हो बाज़ारों से, उसके ऊपर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स या बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स। यानी कि वो चीज़ उन्होंने
खाने लायक चीज़ को उन्होंने एक पैकेट में पैक कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि 6 महीने तक ये चीज़ ख़राब नहीं होगी, या 9 महीने तक ख़राब नहीं होगी, या 1 साल तक ख़राब नहीं होगी। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? हमारे घर में पका हुआ खाना तो एक दिन भी बड़ी मुश्किल से निकालता है, अगर हम फ्रिज में ना रखें वो ख़राब हो जाता है। तो फिर ये चीज़ें 6 महीने या 12 महीने कैसे निकाल लेती हैं? उन सब के जो मेथड्स हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। हालांकि इतना पुराना खाना जो है वो हमारे लिए किसी भी तरह से यूज़फुल नहीं है, वो हमारी सेहत को नुकसान ही करता है। लेकिन फिर भी फूड प्रिजर्वेशन के कुछ एक मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जो कि फैक्ट्रीज़ वाले लोग भी यूज़ करते हैं और इवन आपके घरों में भी यूज़ किया जाता है। अभी आप लोगों के लिए एक्टिविटी में मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन छोड़ूंगी, जहाँ पे आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपके घर में ऐसी कौन सा फूड आइटम है जो कि कितने महीनों तक खराब नहीं होता है, जो बनाया गया है खाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कच्चा है। तो फिर वो चीज़ कितने महीनों तक खराब नहीं होती है, ऐसी कोई एक एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे। In chapter 1, we have learnt about the methods used to preserve and store food grains. जो चैप्टर 1 था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो फूड ग्रेन्स हैं, यानी कि जो दाने हैं फूड के, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, उन दानों को हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? जो पका हुआ खाना है उसको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? प्रिजर्व करना यानी कि खराब होने से बचाना। You know that the bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. अगर ब्रेड या इवन रोटी भी जो मॉइस्ट कंडीशन में बाहर पड़ी रहे कुछ दिन, तो क्या होता है, उसके ऊपर फंगस लग जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड। स्पॉइल्ड फूड emits स्मेल एंड हैज़ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है खाने के ऊपर और वो खाना खराब होता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं? उससे स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, खटास आने लगती है उसमें से, और साथ में उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? वो चेंज जिसमें उस चीज उसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बन जाएं जो पहले नहीं थे और उसे हम रिवर्स ना कर सकें। तो यहाँ पे जब वो खाना खराब होता है, उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस बन जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे बना देता है जो कि पहले वहाँ पे नहीं थे, और फिर हम दोबारा से उस खाने को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही कंडीशंस ये बताती हैं कि वो जो चेंज है वो एक केमिकल चेंज है, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई थी जिससे नए केमिकल्स बने हैं और उनको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली ने कुछ आम लिए लेकिन कुछ दिन उनको नहीं खा पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड गॉट रॉटन। क्या होता है बेटे, फ्रूट्स हम लेके रख लें, मान लो एक हफ्ता हम उन्हें ना यूज़ कर पाएं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो फ्रूट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। तो ऐसे ही पहेली के साथ हुआ। उसने देखा कि कुछ दिन नहीं खा पाई और उसके बाद वो मैंगोज क्या हो गए, स्पॉइल हो गए, रॉटन हो गए। But she knows that mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. और उसने क्या सोचा कि उसकी दादी माँ ने जो आम का अचार डाला था वो तो इतनी देर से पड़ा था लेकिन वो तो खराब नहीं हुआ। शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो तो कन्फ्यूज हो गई कि उसके जो मैंगोज थे वो इतनी जल्दी खराब हो गए, लेकिन जो आम का अचार है वो इतनी देरों से पड़ा पड़ा है वहाँ पे। तो यहाँ से अभी आपको पता लगा होगा कि हमारे किचन में भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कितने महीनों तक खराब नहीं होती हैं। सो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हम पढ़ेंगे कि खाने को बचाने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए हमारे घरों में हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द केमिकल मेथड। जो पहला मेथड है वो केमिकल मेथड है, इसके लिए हमें कोई ना कोई केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। Salts and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganism. Check का मतलब है यहाँ पे stop करना, check the growth यानी कि growth को रोकना। तो salts and edible oils, जो हम salt यूज़ करते हैं या खाने के तेल यूज़ करते हैं, ये दोनों चीज़ें ऐसे केमिकल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती हैं। Therefore they are called the preservatives, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, preservatives। प्रिजर्वेशन का मतलब है खाने को खराब होने से बचाना, और उसे बचाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज दी प्रिजर्वेटिव।
तो सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स जो हैं वो क्या हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microorganisms। तो जो पिकल्स यानी कि अचार में हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं या कोई एसिड यूज़ करते हैं। एसिड क्या हो सकता है यहाँ पे, सिरका अपने आप में एक एसिड है। नींबू का रस वो भी अपने आप में एक एसिड है। तो इन चीज़ों को पिकल्स में मिक्स किया जाता है ताकि वो उन्हें माइक्रोब्स के अटैक से बचा सकें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो केमिकल या कमर्शियली मिलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। बहुत सारा पैकेज्ड फूड जो हम लेते हैं बाज़ारों से उनमें ये प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये दो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। हालांकि ऐसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि ये दो एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना हमारे फूड की न्यूट्रिशन के लिए अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। तो जो स्क्वैश हैं, पीने लायक जो फ्रूट के बेवरेजेस हैं या जैम्स हैं, उनमें भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो पैकेज फूड की जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी को, उनमें से ये प्रिजर्वेटिव्स भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम ज़्यादा अमाउंट में पैकेज फूड लेते हैं तो ये प्रिजर्वेटिव भी उतने ही अमाउंट में हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। स्टूडेंट्स, कॉमन सॉल्ट हमें पता है हमारी हेल्थ के लिए बुरा नहीं होता है, तो इसलिए जो प्रिजर्वेशन कॉमन सॉल्ट से की होती है वो हमारे लिए यूज़फुल है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अचार हैं या ऐसी चीज़ें जो हमने लंबे टाइम तक रखनी होती हैं, उनमें बहुत सारा नमक डाला जाता है, उसमें बहुत सारी चीनी डाली जाती है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। बहुत पुराने समय से मीट और फिश को खराब होने से बचाने के लिए कॉमन सॉल्ट उनके ऊपर लगा दिया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इन चीज़ों को जो सूखा नमक है उससे लपेट लिया जाता था और उससे उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ जो थी कम हो जाती थी। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड्स एट्सेट्रा। आंवले को, कच्चे आमों को और इमली, टैमरिंड यानी कि इमली, इन सब चीज़ों को भी बचाने के लिए सॉल्ट यूज़ किया जाता है। और अचार में तो आपने देखा ही है कितना सॉल्ट डाला जाता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जो चीज़ों के ऊपर बहुत सारी शुगर लगी हो या जिनको चाशनी में डाल दिया जाए वो चीज़ें भी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। अदरवाइज़ कोई चीज़ जो कि 1 या 2 दिन में ख़राब हो रही है, चाशनी में लिपटी हुई चीज़ें जो हैं वो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होती हैं। जैम्स, जेली, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर्स। तो ये सब चीज़ें जो मीठी हैं, इन सब में बहुत सारा शुगर होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वो कम कर देती हैं। Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoils food। शुगर ऐड करने से उस फूड आइटम के अंदर मॉइस्चर यानी कि पानी के लेवल की कमी हो जाती है और उससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। इनहिबिट्स यानी कि कम कर देना या ख़त्म कर देना। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है क्या चीज़, शुगर। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर, ऑयल आपको पता ही है तेल, विनेगर यानी कि सिरका, ये दोनों चीज़ें भी अचारों को बैक्टीरिया की वजह से ख़राब होने से रोकती हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। तो जिस चीज़ के अंदर हमने ऑयल और विनेगर डाल दिया वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ऑयल और विनेगर की हेल्प से प्रिजर्व करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं फ्रूट, फिश, मीट एट्सेट्रा, वेजिटेबल्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मी ने अगर दोपहर में खाना बनाया है, मान लो कोई सब्ज़ी या दाल बनाई है, तो वो उसे रात को फिर से गर्म करती हैं, सुबह फिर से गर्म करती हैं और अगर अगले दिन दोपहर तक चलाना है तो फिर से गर्म करती हैं। तो ऐसे बार बार गर्म करने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं और वो खाना जो है ख़राब होने से बच जाता है। ऐसे ही दूध के केस में भी होता है, उसे बार बार बॉयल किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। सिमिलरली दूसरा है कोल्ड ट्रीटमेंट। तो हम क्या करते हैं, जो खाना बचा हुआ है उसे फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने से भी वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है।
ऐसे ही जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जो वेंडर्स उसे बड़े अमाउंट में ख़रीदते हैं वो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हों। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। तो आपके मदर क्या करते हैं, जैसे ही दूध आता है सबसे पहले उसे उबालते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉयल करने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किल हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आर फूड इन रेफ्रिजरेटर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, फ्रिज में खाना रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जो बहुत लो टेम्परेचर है वो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। Why does the milk that comes in packets not spoiled? My mother told me the milk is pasteurized. What is pasteurization? अब यहाँ पे जो पैकेज्ड मिल्क होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ पे बूझों को बताया गया है कि वो फूड जो होता है वो पेस्चराइज्ड होता है। पेस्चराइज्ड होने का क्या मतलब है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो पैकेज फूड पैकेज्ड मिल्क है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी डाले होते हैं। ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे। So pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. तो ज़्यादातर टाइम हम जो दूध है उसे उबाल के क्यों पीते हैं, ताकि उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो सकें। लेकिन जो पेस्चराइज्ड मिल्क है उसे फ्रीली लिया जा सकता है क्योंकि वो माइक्रोब से बचा हुआ होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो ये जो मेथड है कि हम पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं 15 से 30 सेकंड तक, और उसके बाद सडनली उसको ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा कितना, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। तो ये जो मेथड है जिसमें हम एक बार पहले बहुत गर्म करते हैं उसके बाद एकदम से ठंडा कर देते हैं, इस मेथड को कहा जाता है पेस्चराइजेशन। इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. तो लुइस पेस्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. तो जो एयर टाइट पैकेट्स हैं जिसके अंदर एयर ना एंटर कर सके, मॉइस्चर भी ना एंटर कर सके और माइक्रोब्स भी ना एंटर कर सकें, ऐसे एयर टाइट पैकिंग में पैक करने से भी हम चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। विद दिस टुडेज सेशन इज़ ओवर। इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट वी विल टेक अप नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।